श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चयनित प्रश्नों के क्रम में 18वां संस्करण। इसमें जो आपने कुछ सवाल पूछे हैं उनमें कुछ सवाल जो मुझे लगा कि सबके लिए लाभकारी हो सकते हैं, उनका उत्तर सबको मिलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर दे दिया जाता है, लेकिन उसका लाभ सबको उस दृष्टि से एक गुरुवार छोड़कर हर दूसरे गुरुवार को मैं आपके सामने आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय आधार पर समाधान करने का प्रयास करता हूं। तो उसी कड़ी में मुझे कुछ दो बातें कहनी हैं आपसे कि एक तो जब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं तो एक ही कमेंट को बार बार दोहराते हैं तो YouTube उसको स्पैम में भेज देता है और मेरे पास वह कमेंट नहीं आ पाती है। दूसरा, एक ही कमेंट में जब बार बार उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं तो उसको भी YouTube 4-5 बार दोहराने से स्पैम में भेज देती है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट को बार बार ना दोहराएं, उसमें शब्दों का अदल बदल करते रहें। अपने सवाल पूछें कमेंट बॉक्स में, अपनी जिज्ञासा प्रकट करें, मैं उनके यथोचित समाधान करने का प्रयास करूंगा। कुछ बंधुओं से शिकायत है कि वो कह देते हैं कि मेरा मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है, बस आगे प्रश्न नहीं पूछना, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे ये ग्रह इस तरह बैठे हैं, इनका क्या फल होगा। अब कमेंट बॉक्स में फलित तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सामान्य रूप से ऐसा प्रश्न पूछें जिसका सामान्य रूप से बहुत छोटे उत्तर में, छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में मैं उत्तर दे सकूं। तो प्रस्तुत करते हैं अपना अगला विषय। तो पहला प्रश्न है आपके सम्मुख पॉल पटेल का। उन्होंने पूछा है कि लग्नेश और आत्मा कारक ग्रह में किसका महत्व अधिक होता है, कौन अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो लग्नेश का बलवान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आत्मा कारक के द्वारा जो प्रभाव दिया जाएगा उसे प्राप्त करने वाला लग्नेश होगा। दोनों का ही महत्व है, आत्मा कारक का भी अपना महत्व है, लग्नेश का भी अपना महत्व है, क्योंकि किसी भी यंत्र के या वस्तु के किसी भी एक अंग को कमजोर होने पर उसमें स्वाभाविक कमजोरी आ जाती है। इसलिए लग्न, लग्नेश और आत्मा कारक तीनों का ही महत्व है। सुरेंद्र गुसैन पूछते हैं कि राहु और केतु की भी कुछ ज्योतिषकार राशियां बताते हैं, कुछ उनकी नीच राशियां बताती हैं। तो क्या राहु और केतु भी विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं जब वो 6-8 12 में अपनी राशियों में बैठते हैं, जो राशियां उनकी बताई जाती हैं। तो सामान्यतः राहु और केतु के बारे में, विपरीत राजयोग के बारे में हमारी ज्योतिषकारों ने बहुत अधिक व्याख्या नहीं की है। विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग जो बताए गए हैं वह केवल 7 ग्रहों के ऊपर बताए गए हैं। उन्हीं के आधार पर राहु और केतु अपना फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, यह छाया ग्रह हैं। इसलिए इनके विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं होता है, और ऐसा सामान्यतः देखने में भी नहीं आया है। 3, 6, 11 में पाप ग्रह बलवान होते हैं। स्वाभाविक रूप से जब राहु और केतु इन भावों में बैठते हैं तो अपना अच्छा और शुभ प्रभाव देने में समर्थ होते हैं। अनिल शर्मा जी ने पूछा है और रश्मि जैन ने भी यही पूछा था कि प्रश्न कुंडली पर कुछ अधिक प्रकाश डाला करें, कुछ अधिक वीडियो बनाया करें। तो आपका विचार सराहनीय है और आगे मैं इस पर अवश्य ही विचार करूंगा। रामवीर सिंह बघेल पूछते हैं कि ग्रह उच्च राशि में बैठकर नीच राशि पर दृष्टि डालता है, नीच राशि में बैठकर उच्च राशि पर दृष्टि डालता है, तो कौन सी दृष्टि प्रभावी है। तो नीच राशि में ग्रह कमजोर होता है, लेकिन उसकी उच्च दृष्टि उसे शुभता प्रदान करती है, और जो ग्रह उच्च होगा तो जब अपनी नीच राशि को देखेगा तो उसके कारकत्व में, उसके फलों में कुछ ना कुछ कमी भी करेगा। लेकिन यदि वह नीच ग्रह है तो अपने स्थान को कमजोर करेगा, दृष्टि बलवान होगी। यदि उच्च ग्रह है तो अपने स्थान को बल देगा, दृष्टि में कुछ कमी या अशुभता हो सकती है। इस प्रकार से हम उसके स्थान का और दृष्टि का अलग अलग प्रभाव देख सकते हैं। किरण धीमान ने पूछा है कि कोई ग्रह षड्बल में बलवान हो और वह योग कारक भी हो
तो क्या उसकी शुभता में वृद्धि होगी? तो यदि कोई ग्रह योग कारक है, वह षडबल में बलवान है और उस पर कोई पाप प्रभाव अधिक नहीं है, तो वह अवश्य ही शुभ प्रभाव देने में समर्थ होगा, उसकी शुभता में अवश्य ही वृद्धि होगी। क्योंकि किसी भी ग्रह का षडबल में बलवान होना ही उसकी शुभता बढ़ा देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। लेकिन यदि उस पर पाप प्रभाव होता है तब उसके कुछ अशुभ फल देखने में आते हैं। अगला प्रश्न अभिजीत दत्ता ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि सर्वतोभद्र चक्र के बारे में कुछ कक्षाएं लें और उसके बारे में सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि यह ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बहुत कम ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अधिकांशतः गोचर देखने में बहुत ही प्रभावी होता है। तो आने वाले समय में मैं अवश्य ही सर्वतोभद्र चक्र के ऊपर अपनी कक्षाएं प्रारंभ करूंगा। आप आश्वस्त रहें। मीतू मीनू ने पूछा है कि मिथुन लग्न हो, 10वें भाव में गुरु और राहु हों, तो क्या गुरुवार को केला का पूजन किया जा सकता है? तो क्योंकि गुरु दशमेश होकर 10वें भाव में है, योग कारक है, सप्तमेश भी है, हालांकि उसे केंद्राधिपति दोष है, लेकिन अपनी राशि में बैठा है तो पंचमहापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन राहु के साथ होकर गुरु चांडाल योग भी बना रहा है, इसलिए गुरु को बल देने के लिए अवश्य ही गुरुवार को केला का पूजन किया जा सकता है। यह उसकी शुभता में वृद्धि ही करेगा। सुपर्णा दास ने कहा है कि नेट पर देखा है कि ग्रहों के कुछ विशेष अंश अशुभ होते हैं। क्या यह सत्य है? तो यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ अंश ग्रहों की मारक अंश होते हैं, मृत्यु भाग होते हैं, वो अशुभ होते हैं। कुछ उसके पुष्कर अंश होते हैं, वे शुभ होते हैं। तो अंशों का, डिग्रियों का किसी भी ग्रह के लिए बहुत महत्व है। तो अशुभ अंश भी होते हैं और शुभ अंश भी होते हैं, यह सर्वदा सत्य है। आद्या तिवारी ने पूछा है कि मेष लगन है, 9वें भाव में मंगल और शनि का योग है। तो शनि यहां पर दशमेश है और मंगल लग्नेश है, और लग्न में गुरु और शुक्र हैं। तो नवमेश का लगन में जाना और 9वें भाव पर दृष्टि डालना, जहां पर लग्नेश और दशमेश बैठे हैं, तो यह एक अच्छा योग है। गुरु को शुक्र के साथ बैठकर शुभता भी प्राप्त हो रही है। तो मंगल शनि के योग का इन्होंने प्रभाव पूछा है। तो मंगल शनि का योग यहाँ पर शुभ प्रभाव देने वाला होगा, क्योंकि मंगल भी अपनी दिग्बल की तरफ बढ़ रहा है। लग्नेश का अधिकार से प्राप्त है। शनि यहाँ पर दशमेश है, तो लग्नेश और दशमेश का 9वें भाव में बैठना और उस पर नवमेश गुरु की शुभ ग्रह के साथ बैठकर दृष्टि डालना उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि ही करेगा। उनका प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन मंगल में जब शनि की दशा या अंतरदशा आएंगी तब इसका प्रभाव अशुभ हो सकता है, क्योंकि तात्कालिक रूप से दोनों अधिशत्रु बन जाएंगे। राजा राम भट्ट ने पूछा है कि पाप ग्रह मंगल यदि पुष्कर नवांश में हो तो क्या उसका दृष्टिबल धनात्मक होगा या फिर भी ऋणात्मक होगा? तो नैसर्गिक रूप से वह पाप ग्रह है, भले वह उच्च का हो, पुष्कर नवांश में हो, वर्गोत्तम हो। लेकिन जब हम दृष्टि बल का साधन करेंगे तो उसका दृष्टि का जो बल है वह ऋणात्मक ही होगा, उसे हम धनात्मक नहीं लेंगे। अंकुर जैन पूछते हैं कि कुंडली का सबसे प्रमुख ग्रह किसे माना जाता है? लग्नेश, पंचमेश और नवमेश त्रिकोण के स्वामी होते हैं, या कोई ग्रह बलवान हो, उच्च का हो, उसे प्रमुख माना जाए? तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि सबसे प्रमुख ग्रह नवमेश को माना जाता है और लग्नेश को माना जाता है, क्योंकि बिना भाग्य के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, उसका किया गया पुरुषार्थ भी सफल नहीं होता। और भाग्य हमें प्रदान करता है, लेकिन लग्नेश बलवान होगा तभी उस भाग्य के फल को ग्रहण कर पाता है। इसके अलावा एक योगी ग्रह होता है, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो हमें किसी भी ग्रह को कमतर नहीं मानना चाहिए। हमें हर ग्रह की आवश्यकता होती है और सभी ग्रह हमारे लिए प्रमुख होते हैं, क्योंकि भाग्य हमारा बलवान हो, लग्नेश भी बलवान हो, लेकिन रोगेश बलवान होकर हमारे शरीर को रोग दे दे तो हम भाग्य द्वारा प्राप्त वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाएंगे। रोग के कारण हमारा शरीर क्षीण होगा। इसलिए हर ग्रह का शुभता को
प्राप्त होना अच्छा है, फिर भी योगी ग्रह को मैं सर्वाधिक महत्व देता हूँ। इसके अलावा आत्मा कारक और लग्नेश व नवमेश, ये 4 ग्रह हमारी बहुत ही प्रमुख ग्रह होते हैं। अतः एक ग्रह के लिए नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ग्रह हमारा प्रमुख ग्रह होना चाहिए। जो विषय है उस विषय के आधार पर हमें ग्रह का चयन करना चाहिए कि उस विषय के लिए हमारा कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ होगा। गोविंद नेपाली पूछते हैं, तुला लगन और वृश्चिक राशि है, नीच भंग राजयोग कमजोर है, उसको बलवान कैसे करें? तो जो ग्रह नीच भंग बना रहा है उसको बलवान करने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने नीच भंग राजयोग को भली भांति प्रदान करने में समर्थ हो सके और लग्न और लग्नेश उसका लाभ उठा सकें। इसलिए लग्नेश को और नीच भंग राजयोग बनाने वाले ग्रहों को बलवान करने का उपाय करना चाहिए। रत्न के आधार पर, रुद्राक्ष के आधार पर, पूजा पाठ उपासना मंत्र आदि के आधार पर जो भी किया जा सकता है। सुमित सौरभ पूछते हैं कि धन योग और राजयोग प्राचीन काल में भी बनते थे, अब भी बनते हैं, क्या उनका प्रभाव जो पहले था अब भी है? क्या वैसा ही अब भी होता है? तो प्राचीन काल में जो हमारा ज्योतिष बना था तो कुछ स्थितियां तब नहीं थीं। तब कहा गया था वाहन के लिए कि गज का वाहन होगा या अश्व का वाहन होगा, जो अब उपलब्ध नहीं है, सामान्य रूप से बहुत कम उपलब्ध है। उस टाइम गाड़ियाँ, वायुयान आदि नहीं होते थे। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो प्राचीन काल में अशुभ माने जाते थे, आज वह शुभ माने जाते हैं। प्राचीन काल में अनैतिक धन का उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, उसकी गणना अच्छे लोगों में नहीं होती थी, लेकिन आज उनकी गणना अच्छे लोगों में होती है, वही माननीय बन जाते हैं। जो कला गीत संगीत आदि का कार्यक्रम है, जो उसका योगदान है, जो पीछे के कालों में हम जाएं तो उनको सामान्यतः समाज में बहुत उच्च स्थान नहीं मिलता था, लेकिन आज उसी व्यवसाय को हम नायक के रूप में और नायिकाओं के रूप में उनको स्थापित करते हैं। तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं बदलती हैं। कुछ योग कहीं खराब माने जाते हैं तो किसी काल में वही योग शुभ हो जाते हैं। कभी अशुभ कहलाने वाले योग शुभ बन जाते हैं। इसलिए देश काल परिस्थिति का विचार ज्योतिष में सर्वप्रथम किया जाता है। योग अपना प्रभाव देंगे, लेकिन उनको किस रूप में देखा जाएगा यह उस देश काल और परिस्थिति और पात्र के ऊपर निर्भर करता है। पृथ्वीराज सिंह राणा पूछते हैं कि क्या व्यभिचार योग महिला कुंडलियों में भी लागू होता है? तो देखिए, महिला और पुरुष मानव मात्र हैं, तो जो भी योग बनाए गए हैं ज्योतिष में, जो स्त्री जातक के योगों को छोड़ दिया जाए तो जो योग बनाए गए हैं वो सामान्यतः महिला और पुरुष दोनों पर ही लागू होते हैं। स्त्री जातक के कुछ योग अलग हैं जो केवल स्त्री जातक पर ही लागू होते हैं। इसलिए व्यभिचार योग का दोनों कुंडलियों में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। परी अजमेरा ने पूछा है कि पिता और पुत्र की जन्म लगन समान हो तो उनके संबंध कैसे रहेंगे? पिता को पुत्र से सुख की संभावना कैसी होगी? तो जब पिता और पुत्र की जन्म लगन समान हो या जन्म नक्षत्र एक ही हो तब स्थितियां बहुत शुभ नहीं कही जाती हैं। उनमें स्वाभाविक मतभेद की संभावना, वैचारिक मतभेद हो या किसी तरह के से भी कुछ ना कुछ दूरियां उनमें हों तो ऐसी संभावना रहती है। इसको हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने बहुत शुभ नहीं बताया है। भाई भाई की एक लगन हो तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन पिता पुत्र की या माता पुत्र की या पिता पुत्री और माता पुत्री की यदि जन्म लगन या जन्म नक्षत्र एक होते हैं तो इनको शुभता का संकेत हमारे प्राचीन ज्योतिषकारों ने नहीं दिया है। इसलिए संबंधों में बहुत मधुरता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हालांकि अन्य ग्रहों का भी योगदान देखना चाहिए। रोसेन ने पूछा है कि अक्टूबर में विवाह किया जा सकता है क्या? तो अक्टूबर में आपको बताने चाहेंगे कि अक्टूबर में देव शयन होता है, नीच राशि में सूर्य प्रवेश कर चुके होते हैं, उस समय विवाह वर्जित होते हैं। लेकिन आजकल कुछ ज्योतिषकार नवरात्रि के समय में कहते हैं कि जब सब काम नवरात्रि काल में किए जा सकते हैं तो विवाह क्यों नहीं, तो वो विवाह करा देते हैं।
लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो इस समय में विवाह कराना उचित नहीं रहता, क्योंकि सूर्य का बल सबसे हीन होता है और सूर्य बल किसी विवाह के लिए पुरुष का सूर्य बल उत्तम होना ही चाहिए। लेकिन नीच राशि में सूर्य होने पर विवाह नहीं कराना चाहिए, बेशक नवरात्रि का काल हो, अन्य सर्वसिद्धि योग बन रहे हों। और अक्टूबर में हमारे ज्योतिषकारों ने इसीलिए विवाह को वर्जित किया था। तो इस प्रकार से हम विचार कर सकते हैं। तो आज आपकी कक्षा में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का ज्योतिषीय आधार पर प्रयास किया गया, आपके लिए उपयोगी होगा ऐसी मुझे अपेक्षा है। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।